हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो डे वन का मैंने शेड्यूल दिया था उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ठीक है, उसमें मैंने क्या क्या दिया था आपको, किस किस तरह से आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और ये कुछ स्कीम्स दी थी, इनके बारे में बात करेंगे। और नीचे हम करेंगे जो हमने आंसर राइटिंग का दिया था। ठीक है, उसका आंसर राइटिंग का मैं दूसरी वीडियो में डाल सकता हूँ शायद, अगर ये वीडियो 10 मिनट से ऊपर की गई तो। ठीक है, फिलहाल ये आपको मैं बता देता हूँ सारा, पानी बाद में पीऊँगा। तो चैप्टर नंबर 12 की अगर हम पहले बात करें, पॉलिटी का चैप्टर नंबर 12, देखो मैंने क्यों दिया था पहले ये बता देता हूँ। जब हमारी गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, इन सबको पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि जरूरी होगा हम पार्लियामेंट्री सिस्टम तो पढ़ लें कि एक्चुअली में वो बना कैसे, एक्चुअली वो वर्क कैसे करता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। उसके बाद हम गवर्नमेंट में जाएंगे, फिर एक बार सारी गवर्नमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर एक बार जुडिशरी, इस तरह से हम कर रहे हैं। तो 12 में यही बताया गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी नुकसान क्या है, मतलब इसमें डिमेरिट्स और मेरिट्स क्या क्या है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीज़ें। और इसमें कंपैरिजन दिखाया गया है प्रेसिडेंशियल से। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में दो ही सिस्टम होते हैं, पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल। इसमें से जब हम पढ़ेंगे शुरू से, तो फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, नॉमिनल, रियल एग्जीक्यूटिव, मेजोरिटी पार्टी रूल, ये सब हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के फीचर्स क्या क्या है, तुम इनकी पूरी डेफिनेशन याद ना रखो, बस ये होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो मेजोरिटी पार्टी रूल, ये तो तुम्हें पता ही रहेगा कि भाई मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, और पार्टी का और रूल का, कि जिसके ज़्यादा वोट उसकी सरकार। जैसे डुअल मेंबरशिप क्या होती है, ठीक है, अगर वो आए डुअल मेंबरशिप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होती है तो तुम हाँ कर दोगे, बट करना नहीं है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, डिसोल्यूशन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में भी होता है। ठीक है, सीक्रेसी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अच्छे से पढ़ लेना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है समझो। देयर इज नो सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ द मेंबर्स, होल पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट। समझ रहे हो, कुछ ये फीचर्स हैं, यहाँ फीचर्स दिखा दिए गए हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं एमसीक्यू वाला, बस ये था कि तुम याद हो जाए कि मतलब क्यों लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया ने, पहली बात इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, कंपैरिजन करें अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, तो उसमें क्या फीचर्स है जो हमारे में है। तो एक बात याद रखना, दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया संविधान हमारा है। जब तुम इसे अच्छे से पढ़ लोगे तुम्हें यकीन हो जाएगा, जो दुनिया में फीचर्स है ना, तो वो सारे इसके अंदर हैं। बहुत अच्छा संविधान है हमारा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कुछ पॉइंट लिख लिए हैं तुम्हारे लिए। जैसे कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना, गवर्नमेंट का हेड पीएम होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता। प्रेसिडेंट हेड होता है स्टेट का। In the parliamentary form of the government, ministers are appointed by the head of the state on the recommendation of the head of the government. तो क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देगा। अब तुम्हें इसमें 3-4 क्वेश्चन है, देखो कि मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, तुम्हें पता होना चाहिए हेड ऑफ द स्टेट कौन है। सेकंड थिंग, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तुमको ये भी मालूम होना चाहिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, तो इस तरह से आते हैं, तो ये पूरी पढ़नी अच्छी होती है। तो ये वही है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। ए पर्सन कैन बी ए मिनिस्टर फॉर अ टर्म ऑफ 6 months विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये रियल है। ठीक है, 42 एंड 44th अमेंडमेंट, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976 एंड 78, इसको रोक कर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये इतने इंपॉर्टेंट एक्ट हैं कि बहुत ही ज़्यादा। 42nd वाला तो जरूरी पढ़ लेना। ठीक है, मेड द मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, तो इन्होंने क्या किया था, जो मिनिस्टर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट साहब को कुछ करने के लिए, वो बाइंडिंग होंगे उन पे। ये पहले चैप्टर से मैंने लिए थे, दूसरे के नीचे हैं। इससे मेंस के क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख रखे हैं, कुछ बता देता हूँ क्या बन सकते हैं, बट ये सीएपीएफ में नहीं आएंगे, बहुत ही रेयर चांस है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, डिफरेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड द इंडिया चूज, व्हाई इंडिया चूज टू गो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये तो तुम पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, हमारे यहाँ का संविधान बहुत मजबूत है और ब्रिटिश की पार्लियामेंट बहुत मजबूत है। समझ गए ना। तो क्या, तो ये चैप्टर 2 के मैंने लिखे हैं आपको, और इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। तो नीचे जाएंगे हम चैप्टर नंबर 13 पे। ये चार्ट पढ़ लेना, पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम का बहुत काम देगा।
अब हम आते हैं फेडरल सिस्टम पे। फेडरल सिस्टम क्या होता है? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, किसके ज़्यादा क्लोज है हमारा फेडरल सिस्टम? तो मैं बता दूं आंसर, कनाडा के, ठीक है, अमेरिका के नहीं है। मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे क्या है। देखो, जिसके कुछ मैंने एमसीक्यू, कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स लिखे, क्योंकि इनमें से एमसीक्यू आना बहुत ही मुश्किल है। वो छोटे छोटे एमसीक्यू आ सकते हैं और ये भी हो सकता नहीं भी आए, ठीक है, बट तो नॉर्मल से एमसीक्यू आएंगे, इसमें कोई डाटा कुछ ज़्यादा है नहीं, बट ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देगा। आगे वाले पार्लियामेंट जिसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं, पार्लियामेंट चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी था। टर्म फेडरल डज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कहे तुमसे कि फेडरल, द टर्म फेडरल मेंशन इन द प्रिम्बल, मेंशन इन द पार्लियामेंट, मेंशन इन द सैलिएंट फीचर, या फिर कोई कहे मेंशन इन द सिटीजनशिप, कुछ भी कहे कहीं भी, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना है ना कभी ऐड हुआ, अभी तक लिखा है। इनफैक्ट आर्टिकल 1 हमारा ये कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहता, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे की सेंटर मजबूत है, फेडरल रहती है लेकिन टाइम आने पे यूनिटरी बन जाती है। द टर्म फेडरेशन इम्प्लाइड डिवीजन ऑफ द पावर, नॉट सेपरेशन ऑफ द पावर। इंडिया इज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी आ सकता है इंडिया इज कॉन्फ्लिक्टेड फेडरलिज्म। कुछ नहीं करना, कोऑपरेटिव, क्योंकि हमारे यहाँ कोऑपरेशन ज़्यादा चलता है, सेंटर के साथ कोऑपरेशन कर रखा है। जब लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, सेंटर पावरफुल हो जाती है, सारे स्टेट्स को दिशा दिखाती है सही राह पे चलने की। लेकिन नहीं कुछ तो फेडरेशन चलता है, तो कोऑपरेटिव है, ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेजिडरी पावर आर बेस्ड इन द पार्लियामेंट। रेजिडरी पावर क्या होती है, तुमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसकी पावर क्या होती है कि 3 लिस्ट होती हैं जो हमारी सब्जेक्ट लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं और स्टेट और सेंटर की अलग होती है। रेजिडरी पावर पार्लियामेंट के पास है, यानी कि वो तीनों लिस्ट में से लो बना सकती है, ठीक है। तो ये रेजिडरी पावर है। तो दोस्तों जब इसको हम पढ़ेंगे ना, फेडरल गवर्नमेंट के क्या होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या होते हैं, डुअल गवर्नमेंट अपने पास है, सिंगल गवर्नमेंट जो कि यूनिटरी में होती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन मे बी और नॉट रिटन। क्योंकि ब्रिटिश का कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तुम कोई बिल्कुल ही समझ जाओ कि खाली मुंह से बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। अनरिटन का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, समझे। यहाँ लिखा हुआ है ये राइट्स हैं, ये लो है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, समझ रहे हैं। ब्रिटिश में ऐसा नहीं होता, वहाँ की पार्लियामेंट है, जो ज़रूरत लगी वो लो बना देगी वो, और उसके हिसाब से लोग चलेंगे। तो वहाँ की पार्लियामेंट बहुत मजबूत है, हमारे यहाँ की पार्लियामेंट नहीं है इतनी मजबूत। हमारे यहाँ का संविधान मजबूत है, हमारे यहाँ का संविधान सबके लिए बराबर है। ब्रिटिश में क्या होता है कि वहाँ की पार्लियामेंट मजबूत है, उनका मन करा कोई लो बनाने का तुरंत बना देंगे। तो अनरिटन का मतलब ये है, तुम कोई कहे कि बिल्कुल ही रिटर्न नहीं है, ऐसा नहीं होता। कैसे चलेगा देश फिर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, सीधी सी बात है, फेडरल गवर्नमेंट में ये होगा ही होगा भाई, बिना पावर क्या चलेंगे, तो ये है। अब तुम ये याद रख लेना कि फेडरल फीचर क्या होता है, यूनिटरी फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। डुअल पॉलिटी ये फेडरल फीचर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये फेडरल फीचर है। अब तुम कहो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक है, पर दोस्तों उसमें लिखा हुआ तो सबके लिए अलग अलग है ना, सब्जेक्ट दोनों के अलग कर दिए हैं, पावर्स अलग कर दी गई हैं, समझ रहे हो ना, पहले से ही बता दिया गया है, तो उसमें आएगा फेडरल फीचर में। डिवीजन ऑफ द पावर बांट दिया गया है ना। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है, समझ रहे। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर सेंटर को सारी पावर दी गई होती कि भाई सेंटर ये जो है, सेंटर डिसाइड करेगी कौन स्टेट है, कौन गांव है, कौन शहर है, ये सेंटर की पावर है, किसको क्या कहना, तो हो सकता था यूनिटरी फीचर। बट यहाँ पे सब कुछ साफ साफ है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका में ऐसा नहीं है दोस्त। वाइक कैमरिज्म। यूनिटरी फीचर क्या होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग सेंटर, जब सिचुएशन आने पे स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक यूनिटरी फीचर है। देखो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क है दोस्तों। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है कि रिटन है तुम्हारी पावर, तुम्हारा सब्जेक्ट, तो ये फेडरल फीचर है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूनिटरी फीचर है। कैसे, स्टेट का अलग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, हम अपने स्टेट के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाएंगे, हमारी सरकार यहाँ की अलग बनेगी, हमारे कानून अलग होंगे यहाँ के, ये नहीं है यहाँ पे, यार एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश के लिए, यूनिटरी फीचर है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो दिखा दिया यहाँ पे कि फेडरल, क्यों, क्योंकि भाई रिजिड है, एकदम से अमेंडमेंट नहीं होता,
किसी स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम आने फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो यूनिटरी फीचर है कि एकदम से तो सेंटर का मन है तो कुछ भी फ्लेक्सिबल करेगी और कुछ भी कर सकती है। तो ये यूनिटरी फीचर है कि यूनिटी बनाए रखेगा। अगर लगेगा कोई स्टेट कुछ गलत कर रहा है तो यूनिटी में आ जाएगी, समझ रहे हैं। नो इक्वालिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ये सब वो हो गए इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों आया यूनिटरी में? क्योंकि जब सेंटर पावरफुल हो जाती है इसमें, जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है कि सारा कंट्रोल सेंटर के हाथों में चला जाता है, सेंट्रल रूल करती है फिर। तो क्या है ये इमरजेंसी प्रोविजन? एक क्या आ गया? यूनिटरी फीचर, क्योंकि यूनिट में आ जाती है ना, सिंगल बॉडी बन जाती है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इज द यूनिटरी फीचर। ठीक है। मैं यार मुझे लगता है कि यहाँ पे ना बोर्ड लगा के तब तुम्हें अच्छे से समझाना चाहिए, तब अच्छे से आएगा। देखो जो चैप्टर आप लोग पढ़ते जा रहे हो वो दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस तरह से पढ़ना। क्योंकि मेरा एक रूल है कि अगर मैंने साइकिल चलानी सीखी किसी ज़माने में तो मुझे उसको चलाने के लिए रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी ऐसा हो, जो पढ़ लिया, हाँ थोड़ा बहुत लगता है कि डाटा रिमाइंड करे, जैसे साइकिल की चैन उतरती थी, चैन चढ़ाना भूल गई, ये हो सकता है, बट ये नहीं कि तुम पूरा चैप्टर भूल जाओ दोस्त। सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड है, समझ रहे हैं? इंटीग्रेट कैसे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग कोर्ट है, ऐसा नहीं है। पूरा ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस किसकी है भाई? सेंटर अपॉइंट कर रहा है, सेंटर उसको ट्रेन करता है, सेंटर की ही डिप्लॉयमेंट होती है, सेंटर बताएगा कहाँ। लेकिन डिमांड स्टेट की होती है। बट ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या है? स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन भी तो है, पर नहीं, पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट। तो ये सब ना यूनिटरी फीचर है। ठीक है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन जो होता है, नेशनल इलेक्शन कमीशन, वो सेंटर के ही इलेक्शन नहीं कराता कि भाई एमपी के कराएगा, वो स्टेट के अंदर के भी कराता है। लेकिन जो पंचायत के होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी के, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। बट स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन नेशनल इलेक्शन कमीशन कराएगा, समझे? अगर ना कराए तो अब सपोज करो सेंटर में बीजेपी की सरकार है और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, मान लो स्टेट की सरकार बनवा रहा है, तो ये तो सरकार जो स्टेट में है वो गड़बड़ करके इनके साथ अपनी ही सरकार दोबारा बना लेगी। जो सेंटर में बॉडी बैठी है, जो सरकार बैठी है, उसकी सरकार आने नहीं देगी। तो एक ही इलेक्शन बॉडी है, जो सेंटर की भी स्टेट की भी। बट स्टेट के अंदर जो रीजनल लेवल पे आती है ना गांव, उनकी अलग है, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। ये आप जब बॉडीज पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ी सी आइडियोलॉजी दे रहा हूँ। क्रिटिकल एवोल्यूशन आ गया, सब हो गया। ठीक है। तो ये हो गई अपनी पॉलिटी। अब आते हैं, देखो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। ये डे 1 की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। डे 2 की बाद में डालता हूँ। स्कीम की बात अगर हम करें तो पहली स्कीम थी हमारी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। भाई साहब स्कीम जो हेडिंग है वही तुम्हें बता रहा है कि स्कीम क्या कहेगी। कभी कभी आए तो हेडिंग पढ़ो 4-5 बार, तुम्हें पता लग जाएगा किससे रिलेटेड होगा। लास्ट ईयर मैंने यही किया था। ए फ्लेक्सिबल प्रोग्राम टू इम्पार्ट आईपी अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग लॉन्च इन 2021 एज ए पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि कब लॉन्च हुई थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि ये रोज़ रोज़ नहीं होता। द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट। ये कभी नहीं आता, याद रखो ना, तुम याद रख सकते हो ना मैं। कितनी स्कीम है, कौन अपॉइंट कर रहा है, बस थोड़ा बहुत याद रखो। अच्छा कि देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो भाई देखो सब वही है, सारी वो एजेंसी हैं। इम्प्लीमेंटेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हम टिक कर देंगे। ऑफिस ऑफ द कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट, पेटेंट क्या होता है समझ गए ना? पेटेंट ये पेटेंट का ही है। पेटेंट मतलब होता है कोई मैंने इनोवेशन किया, उसको मुझे अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराना है। कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया में कभी भी उसके जैसा कोई प्रोडक्ट बनाता है या मेरी टेक्नोलॉजी चोरी करता है या टेक्नोलॉजी बनाता है उसकी जैसी कॉपी करके, तो उसे मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी या मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसे कहते हैं पेटेंट कराना। तो प्रॉपर्टी राइट होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ऑफिस ऑफ द कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, सब वही हैं। तो वो कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी तुमसे कि इसकी अपॉइंटमेंट या इम्प्लीमेंटेड एजेंसी कौन सी थी, बिकॉज यहाँ पे ना ये सारी एजेंसी वही है जो हेडिंग में नाम है। अब आती है सेकंड, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट जीयूपी, ये क्या है? देखो इट इज़ ए यूनिक, ग्रामीण से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि गांव के लोगों के लिए है, क्योंकि ग्रामीण लिखा है यहाँ पे, तो हम समझ जाते हैं किसके लिए है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि फॉर द अर्बन पीपल, तो हम नहीं करेंगे इसको। इट इज़ ए यूनिक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट फंडेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दैट एम्स टू ट्रेन 450 ट्राइबल स्टूडेंट इन मध्य प्रदेश झारखंड। समझ गए ना? कुछ नहीं है कि मल्टी स्किलिंग ट्रेन करना है झारखंड और मध्य प्रदेश में 450 ट्राइबल स्टूडेंट्स को। ठीक है। नंबर याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, और काम क्या कर रही है ये याद करना इंपॉर्टेंट है। मल्टी स्किलिंग को ट्रेन कर रही है, फंडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये कभी नहीं आएगा क्योंकि भाई स्किल उसमें लिखा हुआ है ना। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द 6 स्टेट, महाराष्ट्र, राजस्थान,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात। रिसेंटली द सेकंड फेज ऑफ जीओपी इज नेशनल। हाँ, तो सेकंड फेज में इसके ये करने वाली है, क्या करने वाली है, मध्य प्रदेश, झारखंड को, इसलिए ये न्यूज में आई थी। एम इज टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग इन द ट्राइबल कम्युनिटीज एंड इम्पार्ट फंक्शनल स्किल्स फॉर देयर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है। उद्यमी सखी पोर्टल, देखो स्कीम में ही नाम है, ये किसके लिए होगी, सखी से बता रहा हूँ मैं, महिलाओं के लिए होगी। ठीक है, क्योंकि वो सखी बड़ी ऐसा होता है, कुछ कुछ स्कीम ऐसी होती हैं, कभी आ जाए ना किसके लिए, तो उसमें लिखा होता है ये किस लिए होगी, ये किसके लिए होगी। लॉज इन 2018 टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्कीम। फाइनेंशियल स्कीम जैसे कि मुद्रा लोन, समझ रहे हो, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो MSME, समझ गए, डू एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव वुमेन, देखा है, एंटरप्रेन्योर जो है। अब आती है स्माइल 75 स्कीम ऑफ द स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज टू एड्रेस द परसिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बेगरी, launched by Ministry of Social Justice and Empowerment, aim to make cities, towns and municipal areas begging free and make a strategy for comprehensive rehabilitation of the person engaged in the act of the begging। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया जो है उनको क्लीन करना है, वो बैगिंग फ्री बनाना है, और जो व्यक्ति इसमें एंगेज्ड है उनको ढूंढना है और उनको रिहेबिलिटेशन करना है, मतलब कोई काम जहाँ दिया जाएगा कुछ। मिनिस्ट्री हैज एलोकेटेड एक टोटल ऑफ द 100 करोड़ का बजट है स्माइल प्रोजेक्ट के अंदर टिल 2025-26। सिटीज टाउन में आए, म्यूनसिपल एरियाज में आएगा ये स्कीम फॉर सपोर्ट फॉर माइनर। ठीक है, तो अच्छा स्टेप, देखो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, मैं तो भाई खुश हूँ, मतलब मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी को हेट नहीं करता, बस काम अच्छे करो तो वो मेरे लिए सगे सभी ऊपर है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं वो काम तुम अच्छे से करो तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे। हमारे पिताजी, हमारी मम्मी जी कब खुश होंगे हमसे, अगर वो हमें पढ़ाने के लिए पैसा लगा रहे हैं और हम पढ़ें तभी तो वो खुश होंगे, हम कुछ ना करें तो वो खुश हो जाएंगे, नहीं। ऐसे गवर्नमेंट का हम तुम्हें चूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे काम आओ, हमारे देश के अच्छा करो। बाकी भारतीय होकर भी अगर तुम काम नहीं करोगे तो फिर अंग्रेजों और तुम में फ़र्क क्या रह जाएगा। नगर वन स्कीम की बात करें अगर, तो नगर वन स्कीम आ गई है हमारी, वो ख़त्म हो गई ना। हाँ, नगर वन स्कीम बाय MOEFCC 2020 इट एम्स टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखो नगर वन से साफ हो रहा है कि नगर मतलब सिटी, वन मतलब फॉरेस्ट। ठीक है, तो इट एम्स टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और ये कहाँ पे है, वारजे अर्बन फॉरेस्ट इन पुणे विल बी कंसिडर्ड एज रोल मॉडल। ये वारजे अर्बन फॉरेस्ट पुणे महाराष्ट्र में है, ये मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर था, कोथरूड के पास। ठीक है, मैं डेक्कन में रहता था तो वहाँ से थोड़ा दूर था, 7-8 किलोमीटर, तो उसको रोल मॉडल माना जाएगा। और 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अब बताओ अर्बन फॉरेस्ट क्यों बना रहे हैं, विलेज फॉरेस्ट क्यों नहीं बना रहे, सोचने वाली बात है। अर्बन में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, अर्बन में पेड़ काटे जाते हैं, फिर क्या घर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट एरिया कम होता है वहाँ पे। ठीक है, कैंपा इसे पे करेगा और स्टेट गवर्नमेंट इसे मेंटेन करेगी। ये याद रखने वाला टॉपिक है दोस्तों कि कौन मेंटेन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन नगर वन स्कीम, राशन मित्रा पोर्टल, ठीक है, राशन मित्रा पोर्टल साफ साफ जाहिर हो रहा है कि राशन से कुछ रिलेटेड होगा, ये कुछ फूड वगैरह से। एम्स टू एनेबल स्टेट टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द एलिजिबल बेनिफिशियरी फॉर द कवरेज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी कैन बी यूज्ड टू एनरोल पीपल ऑफ द एनी स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्टेट का आदमी किसी भी स्टेट में जाकर राशन ले सकता है, पहली बात तो, क्योंकि ये यूनिवर्सल होगा। ठीक है, एनरोल पीपल ऑफ एनी स्टेट लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, ये मैंने शॉर्ट्स में लिखी हुई है, शॉर्ट में जितनी ज़रूरत है आपको रीड कर रही है पूरी तो आप गूगल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ रोक के, कि विजन एस की अगर आप मैगजीन पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें ना जब भी कोई सेक्शन हम जाते हैं पॉलिटी या इकोनॉमी के, वहाँ लिखा होता है न्यूज़ इन शॉर्ट्स। वो नीचे जो हल्के हल्के कलर में होते हैं ना, ज़्यादा डार्क नहीं होते ब्लैक में, वो वही तुम्हें पढ़ना है, वही पॉलिटी का होता है, उसका होता है पेपर वन का, क्योंकि वो डाटा होता है। बाकी अगर कोई और मैगजीन फॉलो कर रहे हो, IAS बाबा, इनसाइट ऑफ IAS, या फिर कोई और कोई डिफेंस से रिलेटेड आती है, मैं ढूंढ के बता दूंगा बाकी तुम्हें, तो आप वो कर सकते हैं। एम्स टू अनेबल स्टेट टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द एलिजिबल बेनिफिशियरी फॉर द कवरेज अंडर द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो मतलब वो ये कि डाटा बनेगा, वेरीफाई करो और स्टेट में और उसको बांटो। ठीक है, पोर्टल है एक ऑनलाइन पोर्टल। अटल पेंशन योजना, ठीक है, अटल पेंशन योजना मुझे वैसे पता है कि ये एक पुअर सेक्शन लोगों के लिए होती है। ठीक है, फिलहाल पढ़ के देखते हैं।
APA was launched in 2015 by replacing the Swabalam scheme to create a universal social security system for all Indians, especially poor, underprivileged and workers in the unorganized sector. ठीक है, unorganized sector monthly, quarterly, halfly payment are options. Existing Swabalam scheme subscribers 18 to 14 years of the age can switch to APA. इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद करना पड़ेगा, बताता हूँ तुम्हें कैसे. एनी सिटीजन हु इज और हैज़ बीन इनकम टैक्स पेयर सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर. पहली बात तो जो इनकम टैक्स देता है या दिया है वो नहीं होगा. दूसरी बात 18 से 40 साल के जो व्यक्ति हैं जो स्वावलंबन में हैं ऑलरेडी, जो स्कीम है उसके अंदर हैं, वो स्विच कर सकते हैं एपी के अंदर, APY अटल पेंशन योजना के अंदर. और ये ऑल इंडियंस के लिए हैं, सबके लिए हैं, स्पेशली पुअर के लिए हैं, अंडर प्रिविलेज के लिए हैं, वर्कर के लिए हैं, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर उनके लिए. ठीक है, 2015 में लॉन्च हुई थी और रिप्लेस कर दिया था स्वावलंबन स्कीम को. ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम. देखो एम्प्लॉयज मतलब कार्यकर्ता, स्टेट मतलब स्टेट इंश्योरेंस. इट एम्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द इंडस्ट्रियल वर्कर इन द सर्टेन कंटिजेंसीज सच एज द सिकनेस, मैटरनिटी, टेम्परेरी और परमानेंट फिजिकल डिसेबलमेंट दैट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ द वेजेस और अर्निंग कैपेसिटी. मतलब कि जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ठीक है, और किसी वजह से उनकी डेथ हो गई है या डैमेज हो चुके हैं और कमाने के लायक नहीं है वो, तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी. अब आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर. मैनुअल स्कैवेंजर क्या होता है? जो भी व्यक्ति एंगेज्ड है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं हमारे, वो अगर मैनुअली मतलब कि विदाउट किसी इक्विपमेंट, विदाउट किसी मैकेनिकली या मशीन के अगर सफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं. ठीक है, उनको मैकेनाइज करने के लिए बहुत स्टेप उठाएगा. मैंने करंट अफेयर पढ़ता रहता हूँ. एक ये भी है, देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. इट इज ए सेंट्रल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर. इट इज इन consonance with the provision of employment as a manual scavenger there rehabilitation act of 2023. इससे क्वेश्चन आने के पेपर 2 में बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, क्योंकि इस पर मैं चौथा करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ. ये विजन में भी पढ़ा था मैंने, गूगल से भी निकाला. ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर डिपेंडेंट्स ऑफ देयर रिहेबिलिटेशन इन देयर अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन. मतलब कि उन्हें असिस्टेंट किया जाएगा किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में. ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ठीक है, और ये एक्ट अच्छे से याद कर लो. प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013. MS एक्ट भी कहते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट. नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते स्कीम. ठीक है, नमस्ते स्कीम देखो ये भी ऊपर वाले से मिलती हुई है. इन 2022 में लॉन्च हुई है. ऑब्जेक्टिव है इसका इंश्योर सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स इन अर्बन इंडिया एज वेल एज प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू दीज वर्कर. लॉन्च एज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ MOSGE. MO हुआ. ठीक है, इम्प्लीमेंट की एजेंसी नेशनल सफाई कर्मचारी और कवरेज 500 सिटीज़ करी जाएगी. ठीक है, अमरूद की है. तो दोस्तों ये थी हमारी स्कीम्स, ये रहे चैप्टर, और ये मैंने आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बताएं. तो अब ये तो डे 1 का एक्सप्लेनेशन था. ठीक है, अब इसमें याद क्या रखने वाला क्या, देखो चैप्टर जो 2 है ऊपर का, उसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाला है नहीं. हल्के हल्के फीचर्स के एक पेपर ले A4 साइज का, उस पर बनाते जाओ तुम, और नोट्स बनाने तुम्हें तो हल्के हल्के लिखते जाओ फटाफट से. जो चार्ट है ना वही लिख दो चाहे, तो पता रहेगा कौन सा फीचर. ये तो सोचने वाली बात है, देखो दिमाग से लगाना. जो मैं हूँ, अगर मेरे पास सारा कंट्रोल है तो ये यूनिट है, यूनिटरी फीचर है, समझ रहे ना. और मैं पावर्स को बांट दूँ, इसको इसकी, तो फेडरेशन हो गया, मेरे कंट्रोल में नहीं है फिर. समझ ये इतना याद रखना. बाकी तुम फीचर्स और मेरिट डिमेरिट्स खुद अपने दिमाग से बना सकते हो. स्कीम्स मैंने बता दी हैं, अच्छे से रीड कर लो इन्हें. PDF मैंने कल ही डाल दी थी. और बस ये है डे 2 का एक्सप्लेनेशन देता हूँ. बाकी हम बहुत सही तरीके से चल रहे हैं, जितना हमें लगता है कि चलना चाहिए. बहुत ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है. ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. बाकी खुश बहुत है कि सब कुछ ठीक हो गया. थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर.